सिंध गवर्नमेंट जवाब दो। देखें, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। आगाज़ करेंगे एक अहम खबर से आज की। बिल्कुल अभी आपने देखा भी, जवाब दो सिंध हुकूमत, जवाब दो। बाख्तियार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये सवाल था एक बेख्तियार किस्म के वज़ीर आला कायम अली शाह से, यानी सिंध हुकूमत को उन्होंने कहा तो उसके जो जिम्मेदार हैं वो यकीनन कायम अली शाह साहब ही हैं। जी हाँ, सवाल उसी वज़ीर आला से है जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ सिंध असेंबली 3 घंटे पर मुहित तकरीर में मरहूम अमजद साबरी को जुनेद जमशेद कहकर पुकारा। आज जब पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरहूम अमजद साबरी के अहले खाना से ताज़ियत के लिए लियाकताबाद पहुंचे तो सहाफ़ियों ने अमजद साबरी के कत्ल और सज्जाद उवैस शाह के अगवा से मुतालिक सवाल किया तो बिलावल भुट्टो ने जिम्मेदारी बुजुर्ग वज़ीर आला के नातवा कंधों पर डालते हुए कहा कि जवाब दो सिंध हुकूमत, जवाब दो। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कल ही कराची में एक आला सतह का इजलास हुआ था जिसमें बिलावल भुट्टो बनफ्स नफीस खुद शरीक थे और इन्हें तमाम अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। लगता है कि बिलावल भुट्टो ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, क्योंकि मामला इख्तियार का है और जिम्मेदारी हमेशा उसी की होती है जिसके पास अख्तियार होता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल हम बात करते हैं दानिल अजीज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मियां महमूद रशीद साहब स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं PTI से। इसके अलावा मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जिया निगार हैं। मजहर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सिक्योरिटी आप सिंध हुकूमत की लेते हैं, तमाम जो वसाइल हैं आप उनके इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर्स में आप घूमते हैं, ये तमाम चीज़ें आप करते हैं, लेकिन जब बात एहतसाब की होती है तो फिर जवाब नहीं आप देते हैं और मलबा जो है वो सिंध हुकूमत पर डाल देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये रवैया आपको आज कैसा लगा जब बिलावल ने कहा कि जवाब दो सिंध हुकूमत, जवाब दो? देखिए, बिलावल ने थोड़ी सी अपने नाना की झलक उसमें नज़र आई उनके, क्योंकि वो अक्सर भुट्टो साहब का ये रहा है कि वो बात सिचुएशंस में अपने मिनिस्टर्स को आगे करते थे, लेकिन वो उनकी एक पोजीशन गवर्नमेंट ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे, वो पोजीशन थी ऑफिशियल पोजीशन। बिलावल भुट्टो इस वक्त उनकी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन नहीं है, पार्टी के सरबराह ज़रूर है, उनकी पार्टी जो है बरसर इख्तिदार भी है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था उसका जवाब वो ख़ुद भी दे सकते थे। ज़ाहिर है उन्होंने कल रात ब्रीफिंग ली होगी वज़ीर आला से और वज़ीर दाखिला से और IG सिंध से, तो वो ख़ुद भी जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली जो होम मिनिस्टर थे अनवर सियाल उनको आगे किया, रिपोर्टर्स के मीडिया के आगे किया कि सिंध हुकूमत जवाब दो। तो जो वो टोन थी वो दो तरह की हो सकती थी। अगर बहुत माइल्ड टोन होती तो वो कहते कि अनवर सियाल साहब ये मेरा ख्याल है आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को एड्रेस किया। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत जवाब दो। उससे उनकी नाराज़गी और शायद उस सवाल में वो बजाते खुद ये सवाल सिंध हुकूमत से बारहा कर रहे हैं। दो चीज़ें मुझे अच्छी तरह पता हैं, एक तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है हुकूमत की कारकर्दगी से, और दूसरे करप्शन के हवाले से। और ऐसी मीटिंग्स में उन्होंने अपने लोगों से ये पूछा है कि हम किस तरीके से कितने लोगों को निकालें तो करप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और उसमें जिस पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मुझे ये बात बताई, उन्होंने ये भी कहा कि उनसे कहा गया कि इस सिलसिले में तो फिर पर्चियाँ डालनी पड़ेंगी कि किसको निकाला जाए किसको नहीं निकाला जाए। लेकिन उनकी कंसर्न है वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी से। उन्होंने पिछले हफ्ते वज़ीर आला हाउस में जो अफ्तार पार्टी थी उसमें भी तकरीर करते हुए उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल तरीके से एड्रेस किया था चीज़ों को। तो उनका ये जो आज जो रवैया था बिल्कुल आपके भी सामने है कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जवाब दो सिंध हुकूमत, जवाब दो। और कुछ जो 2-3 बातें हैं वो मजहर साहब ने भी की कि उनका ख्याल है कि शायद ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। आपका क्या ख्याल है, क्या अपने सर से जिम्मेदारी उतारी गई है या फिर आप सही समझते हैं कि उन्होंने जिसको समझा कि इसका काम है उसको सौंप दिया? मेरा ख्याल है जी बिलावल के इस तर्ज तखातुब पे ये तासुर तो लिया जा रहा है कि वो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, इसलिए ये कहा गया कि सिंध हुकूमत आप जवाब दो। लेकिन अल्टीमेटली ये ज़िम्मेदारी तो फिर बिलावल पर ही पड़ेगी, क्योंकि बिलावल इस पार्टी के को चेयरपर्सन है, वो चेयरमैन है पार्टी के हेड के तौर पे। वहाँ पीपल्स पार्टी की नामजद हुकूमत है और पिछले कई सालों से है, तकरीबन 8 सालों से ये नवा साल है। और ख़ास तौर पे कायम अली शाह की जो चीफ मिनिस्ट्री है उसके ऊपर बहुत अजीबोगरीब सवालात उठते रहे और बड़ा मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल भी पैदा होती रही। उम्र के जिस हिस्से में वो हैं
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. نہ جانے یہ بلاول بھٹو ہیں یا زرداری صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہے کہ اس پیرانہ سالی میں بھی انہوں نے یہ قائم علی شاہ صاحب کو اس انتہائی اہم سیٹ کے اوپر، جبکہ آئندہ 1.5-2 سال بعد دوبارہ انتخابات ہونے والے ہیں اور گوناگون مسائل کا شکار ہے پورا سندھ. یعنی قحط زدہ تھر کا علاقہ ہو یا مٹھی کے علاقہ ہو یا کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. لیکن اور یہ اریٹیشن، جی میں یہ سمجھتا ہوں اریٹیٹ مجھے لگے بلاول. اور چاہیے تو یہ کہ بلاول جو ہے اگر وہاں بریفنگ لے رہے ہیں اور وہ جرأت مندانہ فیصلے بھی کریں اور یہ دیکھیں کہ حکومت کی پرفارمنس کیا ہے. یہ رینجرز کی اتنی محنت، پولیس کی اتنی محنت اور قربانیوں کے بعد آپ سے بھی بالکل میں وہی سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی وہ بہت زیادہ ناراض تھے؟ اور دوسری یہ چیز جس طرح کہ محمود رشید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کتنے سالوں سے اپنے عہدے پر موجود ہیں، کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم یہاں پر موجود ہے ہی نہیں؟ یا پھر اگر آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو جج کرنے کا کوئی سسٹم، ایک شخص 8-10 سالوں سے ایک عہدے پر قائم ہے اور اس کے کریڈٹ پر کوئی اس طرح کی کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے جو آتی ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے عہدے پر موجود ہے. دانیال العزیز صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہی سوال بالکل میں آخر اپنے مہمانوں سے کرنا چاہوں گی کہ آخر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا یا پھر جو کسی کی پرفارمنس اس کو جج کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہمارے ملک میں موجود ہے یا نہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوپہر کی خبر میں سینیٹر عاجز دھامرا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. عاجز دھامرا صاحب، اس سے پہلے جو ہمارے تمام مہمان ہیں وہ بھی اپنی اپنی رائے دے رہے تھے. اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک واقعہ پیش آیا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جواب دو. تو آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کہ آپ کی رائے میں وہ اریٹیٹڈ فیل کر رہے تھے، غصے میں تھے یا رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ایک جمہوری لیڈرشپ کی ایک نشانی ہوتی ہے. آپ کو یاد شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی یہ کرتے تھے کہ جب بھی کسی وزارت کے متعلق کوئی سوال ہوتا تھا اور اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہے تو اگر وفاقی وزیر کے متعلق کوئی سوال ہے یا صوبائی وزیر کے ڈپارٹمنٹ کے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ اس وزیر کو کہتے تھے، کیونکہ جواب دہ ڈپارٹمنٹ کے بہرحال وزیر ہوتے ہیں. تو یہ تو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بات ہے. اگر کوئی بھی لیڈرشپ یہاں ہوتی اور ان کے محکمے کا کوئی وزیر ہوتا تو وہ اسی کو ہی کہتے کہ وہ ان کا جواب دیں، جو ایک نارمل پریکٹس ہے. اور بی بی بھی اس طرح کرتی تھی کہ اگر کسی اجتماع میں اگر کسی صحافی نے سوال کر دیا یا کسی کارکن نے یا عوام الناس نے سوال کر دیا تو وہ محکمے کے وزیر کو آگے کرتے تھے کہ یہ وزیر ہی جواب ہے. تو میرے خیال میں ایک جمہوری سسٹم میں ایک پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ایک روایت کی ہے اور یہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ روایت تھی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ شاید جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب غصہ تھے سندھ حکومت کی کارکردگی سے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مطمئن شاید وہ نہیں ہیں اور آج کل کافی اریٹیٹڈ فیل کر رہے ہیں اس حوالے سے. دانیال العزیز صاحب، آپ کے پاس یہی میں پوائنٹ لے کر آؤں گی. آپ نے رائے سنی ہے عاجز دھامرا صاحب کی بھی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کے نانا کا بھی یہی طریقہ کار تھا تو شاید اس طرح کی کوئی چیز ہے. مظہر صاحب نے بھی اس کی تائید سے پہلے کی تھی، لیکن ایک اور پوائنٹ یہ بھی تھا کہ شاید وہ مطمئن نہیں ہے سندھ حکومت کی کارکردگی سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب اپنے عہدے پر 8-10 سال سے موجود ہیں اور کوئی خاص چیز ان کے کریڈٹ پر اس طریقے سے نہیں جاتی. تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے ہاں جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اسیس کرنے کا؟ جی، میرے خیال میں جو سب سے بڑی اسیسمنٹ ہے وہ تو الیکشن بذات خود ہے کہ لوگ کیا فیصلہ کریں گے اس کے مطابق. اگر وہ رضامند ہے تو دوبارہ سے ووٹ دیں گے، اگر نہیں تو جیسے آپ نے دیکھا بہت سارے علاقے جہاں پر پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ گنے جاتے تھے ماضی میں، اس مرتبہ ان کا اتنا اچھا رزلٹ نہیں آیا وہاں سے. تو یہ دیکھنے کی بات ہوگی، لیکن یہ سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ افسوس سے مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو سیاسی برادری ہے اس میں جو ریفارم کا طریقہ کار ہے، یعنی جو ٹیکنیک ہے، جو ڈیٹیل ہے، جس حد تک اس کا ایویڈنس بیسڈ آپ کو تحقیقات کرنی پڑتی ہیں، وہ سیاسی جماعتیں چونکہ آن اگین آف اگین رہی ہیں تو ان میں اصل میں وہ تھنک ٹینکس کا نظام، وہ طریقہ کار، ان کے وکلا حضرات، ان کے ونگز جو ہیں آپس میں اس طرح سے جوائنڈ اپ نہیں ہے کہ جو مسائل مقامی سطح پر واضح نظر آ رہے ہیں
چاہے وہ ایجوکیشن کے ہو, ہیلتھ کے ہو, یا کانٹریکٹنگ اینڈ پروکیورمنٹ کے ہو, سڑکوں کی کوالٹی کے حوالے سے ہو, سروسز کی کوالٹی کے حوالے سے ہو, تو وہ ابھی جو سیاسی جماعتوں, ہماری سیاسی جماعتوں میں اس کا کار جو ہے کہ انتظامیہ پہ کیسے اثر انداز ہونا ہے اور انتظامیہ سے کام کیسے نکلوانا ہے, وہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اس لیے ابھی تک انتظامیہ ہی اپنا مطلب زور دکھا رہی ہے, اور انتظامیہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے, کسی کے لاکر میں سے پیسے نکل رہے ہیں, کسی کے گھر میں سے گنے جا رہے ہیں. یہاں میں آپ کو روکوں گی. فخر عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایکٹر ہیں, سنگر ہیں, ہوسٹ ہیں اور فارمر چیئرپرسن بھی ہیں سندھ سینسر بورڈ کے, اور بالکل ان سے انہی کے ایک خبر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. انہوں نے ریسنٹلی استعفیٰ دیا ہے اور مانگ کر رہے تھے وہ فنکاروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سیاستدانوں کو سیکیورٹی دی جاتی ہے, اگر فنکاروں کو تھریٹس ہیں تو ان کو بھی اس طریقے سے سیکیورٹی دی جائے. فخر عالم صاحب, سب سے پہلے تو میں ویلکم کہوں گی آپ کو شو میں. جاننا چاہیے کہ جب آپ نے استعفیٰ دیا تو ابھی میں پڑھ رہی تھی وہ ریزگنیشن, تو اس میں آپ نے کچھ پرسنل وجوہات بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے وہ استعفیٰ دیا. جان سکتے ہیں ہم وہ کیا پرسنل وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ نے استعفیٰ دیا ہے؟ دیکھیں جی, پرسنل وجوہات جب کوئی انسان لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی پرسنل وجوہات ہوتی ہیں, اس کو جاننے کا کسی کو حق نہیں ہوتا, وہ شہری کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے. اچھا, پوچھنا اس لیے چاہ رہے ہیں فخر عالم صاحب کیونکہ جب آپ نے ریزگنیشن کا لکھا تو آپ نے اپنے کریڈٹ پر جو چیزیں تھیں وہ بھی لکھی, تو اگر آپ استعفیٰ دیں گے اور وہاں پر کوئی اچھا کام ہو رہا تھا تو اس سے عوام یا لوگ محروم ہوں گے, تو پھر ان کا حق تو بنتا ہے نا کہ اگر ایک اچھی چیز یا ایک اچھا بندہ ان کو سرو کر رہا ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر ان کا تھوڑا بہت تو حق بنتا ہے کہ وہ جان سکیں کہ آخر وہ کیوں نہیں رہا اب اپنے عہدے پر. جی بالکل, میں نے واضح طور پہ اپنے کریڈٹ پہ جو چیزیں تھیں وہ اسپیل آؤٹ کی ہیں اپنے استعفے کے اندر. میں چاہتا تھا کہ سب لوگوں کو یہ بات معلوم رہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا بینیفٹ ملتا ہے حکومت سندھ سے. تو میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ جس پوزیشن پہ مجھے عہدہ دیا گیا تھا, نہ میں نے اس پہ کوئی تنخواہ لی, نہ کوئی گاڑی, نہ کوئی اور چیز. واضح طور پہ پہلے دن سے میں اپنی سروسز جو تھیں وہ والنٹری طور کے اوپر جو ہیں وہ تھی. اب جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہاں پر کوئی میری جگہ کون آئے گا, مجھے یقین ہے کہ بہت سے اور قابل لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, اور یہ سرکار کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کمپیٹنٹ اور قابل لوگوں کو چوز کر کے کمپیٹنٹ اور قابل لوگوں کو ان کی جگہ پہ لگائے. خبریں کچھ اس طرح سے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شیلا رضا صاحبہ کے کامنٹ سے نالا ہو کر آپ نے یہ فیصلہ لیا, کیا ہے درست ہے؟ شیلا رضا صاحبہ کے کامنٹ کا کوئی بیرنگ نہیں ہے اور کوئی ایفیکٹ نہیں ہے پاکستان کی عوام کی تقدیر پر اور پاکستان کے لوگوں پر. اور پاکستان کی عوام نے اور میری آرٹسٹ کمیونٹی نے اور میرے تمام جو دیکھنے والے ہیں کہ مجھے پہچانتے ہیں, انہوں نے جس قسم کا ری ایکشن دیا ہے وہ واضح طور پہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اور اس سے جو عقل مند لوگ ہیں ان کو اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال فخر عالم کے, یہ جو کیمپین آپ لوگوں کی جانب سے شروع کی گئی ہے, آگے ہم اسے کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ پرسو کریں گے اب اسے؟ یہ آپ جو ہے پرٹیننٹ سوال کیا ہے. ہم نے جو اپنے لیے کہا ہے وہ سیکیورٹی, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آج بھی, اور میں اس احمقانہ تھاٹ پروسیس کو ڈسمس کرنا چاہتا ہوں کہ جناب والا, ہم نے جب یہ اپنے لیے سیکیورٹی مانگی تھی تو ہم نے اس کی ایک وجہ دی تھی کہ ایک وی آئی پی کلچر کے اندر وی آئی پی سے کہتے ہیں کہ ہم ہائی پروفائل لوگ ہیں اس لیے ہمیں سیکیورٹی ملنی چاہیے. تو ہم نے کہا کہ اچھا اگر اسی منطق کے تحت چلنا ہے, اسی آئیڈیالوجی کے مطابق چلنا ہے, تو پھر تو آپ دیکھ لیں ہم بھی ہائی پروفائل لوگ ہیں تو ہمیں بھی اپنے مطابق کی ورنہ ہم بھی واپس کر دیں. نہ تو کسی نے اپنی سیکیورٹی دینی تھی اور نہ ہی ہمیں سیکیورٹی ملنی تھی. یہ ایک سمبولک جیسچر تھا کہ پاکستان کی عوام کو برابر کی سیکیورٹی دی جائے. بہت شکریہ فخر عالم صاحب, سارے سب لوگوں کو ولنریبلٹی ایکول ملے. بہت شکریہ فخر عالم صاحب آپ کے وقت کے لیے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ وزیراعظم صاحب کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کی بات. آج کل پی ایم ہاؤس میں موجود ہیں, ناراض اراکین کو منا رہی ہیں, ڈیلیگیشنز کو اٹینڈ کریں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور واپس آ کر کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. دوپہر کی خبر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مریم نواز اسحاق ڈار کے رویے سے نالا. مسلم لیگ نون کے روٹھے ہوئے اراکین قومی اسمبلی کو بنانے میں نون لیگ کے کارکنان کا خیال بھی رکھا جائے گا. اراکین اسمبلی مطمئن ہوئے اور پناہ ہوئی. 2 ہفتے قبل وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے شاہ کے اراکین قومی اسمبلی انہوں نے بجٹ سیشن خزانہ نے افطار پارٹی کے بہانے شکوے شکایات دور کرنے کی کوشش تو کی, لیکن افطار ڈپلومیسی بھی کام نہیں آئی. معاملہ جب وزیر اعظم کے پاس پہنچا تو مریم نواز
तो मरियम नवाज साहिबा के पास कोई सरकारी ओहदा है और ना ही पार्टी का, और ना ही वो असम्बली हैसियत से हुकूमती अमूर निपटा रही हैं। दाना नज़ीर साहब, सबसे पहले मैं इसी सवाल को लेकर आपकी तरफ नवाज साहिबा वज़ीर आज़म हाउस में रहती हैं, वहाँ पर डेलीगेशंस को अटेंड करती हैं, पार्टी के जो नाराज़ अरकान हैं उनको मनाने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई सियासत शुरू हो गई, और अगर शुरू हो गई है तो वो मौरूसी सियासत का जो इल्ज़ाम। जी, सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये कोई अजूबा नहीं है। मरियम साहिबा पूरी इलेक्शन कैंपेन में बड़े भरपूर अंदाज से हिस्सा लेती रहीं, और उसके अलावा भी जो सारी कैंपेन थी उसकी अपना जो इसकी इलेक्शन कैंपेन थी उसकी सारी जो मीडिया मैनेजमेंट थी और जो बाकी सारी चीजें थी वो भी सारी उन्होंने अच्छी तरह से मैनेज की। तो इसमें चूंकि उनके वालिद साहब बीमार हैं, उनको एक हार्ट सर्जरी का हुआ है, तो जाहिर बात है उनके साथ राब्ते में भी हैं, और मुकामी जो यहाँ पर पाकिस्तान के बजट के हवाले से जो इश्यूज वगैरह उभर रहे थे, कोई भी आदमी जो अपना कनेक्टेड है पार्टी के साथ और दिन रात मेहनत कर रहा है, तो जाहिर बात है उनका उनके हिस्सा भी है। तो अगर इतनी इन्वॉल्व हैं और इतनी फायदेमंद है पार्टी के लिए, तो पार्टी ने उनको अभी तक कोई ओहदा क्यों नहीं दिया? कोई एडवाइजर का ओहदा दे दिया जाता या इसी तरीके से कोई और अहम ओहदा? जी, यकीनन उसकी कंसिडरेशन भी हो सकती है वक्त आने पे, वो तो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन इस वक्त ये कह देना कि जी वो वजीर आज़म हाउस में मौजूद है, तो वो उनकी फैमिली है, तो उन्होंने वजीर आज़म हाउस में ही रहना है। अगर सिर्फ रहने की बात तो नहीं है ना महमूद रशीद साहब, आप देखें नाराज अरकान को मनाने तक भी उनका एक बहुत अहम किरदार होता है। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किए जाते हैं, वो लोग ये कहते हैं जो वो नॉमिनेटेड MNA हैं जो अपने हल्कों से इलेक्शन लड़कर आए हैं, वो उनको मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि आपको कोई मुश्किल है तो आप मेरे पास आए। तो आप लोग इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि ये कोई अजूबा बात नहीं है जो हो रहा है? देखें, मेरा ख्याल है कि ये डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सारे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, जो किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर तो ये किसी सूरत मुनासिब नहीं लगता, और जमहूरी रवायात के भी ये बिल्कुल ख़िलाफ़ चीज़ है। दरअसल मुस्लिम लीग के अंदर जो ग्रुपिंग की एक शक्ल बन गई है और दरारें पड़ चुकी हैं, उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर हाल में शरीफ फैमिली को बचाना चाहते हैं और उनके इक़्तिदार को चाहते हैं कि इसी तरह से सारे मामले चलते रहें, जबकि पार्टी के अंदर एक दूसरा ग्रुप भी मौजूद है MNAs का, जो ये समझता है कि हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि मियाँ साहब को स्टेप डाउन होना चाहिए, और उनकी जगह कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर अगर बन जाता है पार्टी के अंदर, तो वो ज़्यादा एक आइडियल सिचुएशन होगी, बजाय इसके कि हम सबको लपेट दिया जाए और सिस्टम जो डीरेल हो जाए। इस खतरे को भांपते हुए अब वहाँ दो तरह की आरा जो है पैदा हो गई हैं, और ख़ास तौर पे जो वफाकी बाज़ वज़रा हैं उनसे MNAs बड़े नाला दिखाई देते हैं, वो उन्हें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, उनके काम नहीं होते, उनके बातों पर तवज्जो नहीं दी जाती। इसहाक डार हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, साद रफ़ीक हो गए, आसन इकबाल हो गए, इस तरह के चारों पाँचों जो बड़े इंतहाई ताकतवर वज़ीर समझे जाते हैं, तो उन्होंने जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने बजट सेशन के अंदर अपना ये जो हज़ारे नाराज़गी है उसको शो किया और दिखा दिया, और उन्होंने कहा कि हम तो इन्हें सबक सिखाएंगे। और उन्होंने एक वहाँ पर जो मुजाहरा किया एक दो दफ़ा, वो काफ़ी परेशानी का बायस था मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये तरीका किसी तौर पर भी बिल्कुल सवाल यही है ना कि इतनी इंपॉर्टेंट थी, 86 अरकान थे और वो भी कौमी असम्बली के अरकान थे जो कि नाराज़ होकर जा रहे थे, और काफ़ी अहम जो काम है वो मरियम नवाज साहिबा ने किया। आजिज़ साहब, आपकी तरफ मैं बिल्कुल आना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? क्या आप लोग भी यही समझते हैं? और अगर आप यही समझते हैं तो आपको नहीं लगता कि पार्टी में एक हायरार्की होनी चाहिए जिसके तहत ये तमाम काम जो कि फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं मरियम साहिबा, कोई और सीनियर लीडर जिनका एक्सपीरियंस होता उनकी बारी होती, या फिर उनको ये अमूर दिए जाते निभाने के लिए? इस तरह की कोई हायरार्की होनी चाहिए पार्टी में, या फिर मौरूसी सियासत का जो इल्ज़ाम हमारे यहाँ लगता है वो सही है? देखिए जी, मेरे ख्याल में किसी भी हुकूमत के लिए बजट सेशन में असेंबली का कोरम पूरा ना करना ये बहुत बड़ा धक्का होता है, और मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को अब इस किस्म की सूरत हाल का सामना बहरहाल है। TOR पर पहले ही हमारी मीटिंग सपोजिशन की जारी थी, पानामा लीक्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो परेशानियां अपनी जगह पे, मगर अब जो यहाँ पर बैठे हुए गुजरा जो इनको ये कहते थे कि हम आपके पीछे बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल संभाले हुए हैं, और वो असेंबली का जब इजलास हो रहा है और बजट जैसे अहम इशू पर जब वो कोरम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बैड मैसेज है खुद नून लीग की क़यादत के लिए और प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। जहाँ तक मरियम नवाज का ताल्लुक है, तो वो अगर
इस तरह की कोई एक्टिविटीज करती है, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को उनको कोई ओहदा देना चाहिए आगे बढ़ के, और ये अखलाकी जरूरत पैदा कर देनी चाहिए कि बाकी जो उजरा की जो टीम है वो इस सिचुएशन में वज़ीर आज़म का साथ नहीं दे पा रही, इसलिए उनको मरियम नवाज को आगे लाया जाना चाहिए। पार्टियों में इस तरह के फैसले होते हैं। तो PMLN जो है मौजूदा सिचुएशन में बिल्कुल कंफ्यूज है, और वो अगर कोई जिम्मेदारी देनी भी चाह रही है वो नहीं दे पा रही है। और पनामा लीक्स के हवाले से खुद प्राइम मिनिस्टर साहब क्या वही पनामा लीक्स का जो पॉइंट उठाया है आजिज धामरा साहब ने, क्या वही तो मसला नहीं है जिसकी वजह से अभी आप लोग चाह भी रहे हैं कि मरियम साहिबा काम करें और उसके बावजूद आप कोई ओहदा दे भी नहीं पा रहे हैं? जरा भी नहीं थी। ये देखें कितने ये सारे घबरा रहे हैं एक मरियम नवाज से। मैं तो हैरान हो रहा हूँ सुन के, और हमें सच्ची बात है फख्र भी है कि उनका इतना एक रोब है कि ये सारे इमरान खान हो तो वो अपने जलसे में बात करता है, अगर आप टीवी इंटरव्यू में जाता है तो उसको तो बेचारे को रात को नींद भी नहीं आती। इसी तरह से अभी महमूद रशीद साहब जो जाट साहब जो बात कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि जी ये मुझे समझ नहीं आती। अभी जो पिटीशन इन्होंने दायर की है, एक तो वो कैप्टन सफ्तर के साथ की, उसमें भी मरियम साहिबा का नाम लिया, जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ किया है PTI ने, उसमें भी मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया। आखिरकार एक बेटी है प्राइम मिनिस्टर की, कौन सी ऐसी वजह है कि उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं? और एक नहीं बेटी बिल्कुल ठीक है दानिल साहब, लेकिन यहाँ पर हुकूमती अमूर की बात हो रही है ना, यहाँ पर पार्टी के अंदर जो अमूर हैं उसकी बात हो रही है। महमूद रशीद साहब आप क्या खौफजदा हैं मरियम साहिबा से, जिस तरह दानिल अजीज साहब कह रहे हैं? डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किसी डेमोक्रेसी के अंदर पूरी दुनिया में कहीं ऐसे होता है कि बेटी बाप की जगह हुकूमत चला रही है डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बन के, या बेटा चीफ मिनिस्टर बन के वो हुकूमत चला रहा हो? ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, ये सोचने की बात है। ये एक जमहूरी मुल्क है, आप उनको इलेक्ट करवा दें, MNA पार्टी का कोई ओहदा दे दें, आप उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें तो वो जो चाहे चलाएं। लेकिन ये कोई भेड़ बकरियों का मुल्क नहीं है, 20 करोड़ इंसानों का मुल्क है। यहाँ पर जमहूरियत की बात होती है, जमहूरी रवैयों की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। किस जगह लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी जो है वो डिक्टेट करवाएगी, वो कैबिनेट की मीटिंग्स भी लेगी, वो MNAs को गाइडलाइन भी देगी, वो रूठों को मनाएगी भी, वो पॉलिसी स्टेटमेंट भी देगी? मुझे एक लफ्ज निकाल के दिखा दें, दानियाल बड़े चैंपियन बनते हैं, ये बड़े बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर बनते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है? तो आप डी फैक्टो के तौर पे वो मरियम नवाज सारा कुछ चलाती फिरें और ये कहें जी घबरा गए हैं, ये वो जी इनको नींदें इनकी उड़ गई हैं। भाई हाँ, हम घबराए हुए हैं कि ये तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं आप डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपको कॉन्स्टिट्यूशन नजर नहीं आता? वहां पर कोई इस तरह की गुंजाइश है कि बाप अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी जगह बेटी आके हुकूमत चला रही हो? मुझे बता दे, कोई एक लफ्ज बता दे किसी जगह। मुझे ऐसा अफसोस ये कहना पड़ता है, मैं अर्ज करूं जी, मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि ये जितनी बातें इन्होंने की हैं ये सब फरेब मम्मी है। कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं उन्होंने चेयर की, कोई जो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट अफसर्स को डायरेक्शन दिए, इस तरह की कोई बात है? ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। असल बात ये है कि एक पढ़ी लिखी साफ शफाफ बेहतरीन और मेहनती जो एक शख्सियत सामने आ रही है और पाकिस्तान की नजरों में आ रही है, और लोग चाह रहे हैं उनकी बातें सुनना, लोग चाह रहे हैं उनका काम देखना, जो उन्होंने हेल्थ में किया, जो उन्होंने एजुकेशन में किया, जो उन्होंने मीडिया में किया। तो जिस जो उन्होंने ऑफशोर कंपनियों में किया, प्रश्न भी तो है ना पनामा लीक्स में। मुझे जुमला मुकम्मल करने दें प्लीज, मुझे प्लीज जुमला मुकम्मल करने दें। तो इस चीज को उधरते हुए एक लीडरशिप जो ये खुद बेचारे नकारा और चले हुए कारतूस सारे बैठे हुए हैं, और अपने उनके पास कोई ऐसा ना लीडरशिप है ना आइकॉन है, तो इनको तकलीफ तो इस बात की हो रही है कि आइंदा जो मुस्लिम लीग के वोट है और जो चाहते हैं मुस्लिम लीग को, उनकी फ्यूचर लीडरशिप अगर उभर रही है तो इस वजह से ये डर रहे घबरा रहे हैं। नहीं तो कौन सा काम कर एक इशू के हवाले से मुख्तलिफ आरा होती हैं, जिस तरह आप ही कह रहे हैं कि वो काफी मुफीद काम कर रही हैं, फायदेमंद काम कर रही हैं। दूसरी तरफ इसका एक एंगल ये भी निकल सकता है कि शायद आपकी पार्टी में इतने काबिल लोग ही नहीं हैं कि जो काम मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म साहब की गैर मौजूदगी में कर रही हैं, ऐसी कोई हिरारकी ही नहीं है कि उसके बाद कोई और उस काम को करने का अहल हो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। जो लोग काम, अगर एक इनोवेटिव साइड, एक थिंक टैंक बना के एक पार्टी जो है उसमें सोच विचार करके और मरियम साहिबा उसको स्पीयरहेड करेंगे और इन चीजों को सारों के राय लेके इंटरनेशनली जो बेस्ट आप प्लीज देखें जो भी आपको कह रहे हैं आप उनको बोलने नहीं कह रहे हैं। अगर मैं जवाब दे रहा हूँ तो मुझे जवाब देने में तरीकाकार यही होता है। तो अगर वो उस थिंक टैंक को और उन सोच को उसको स्ट्रीमलाइन करके और कोऑर्डिनेशन के जरिए लेके आगे चल रही हैं, लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, हेल्थ कार्ड स्कीम चल रही है, बच्चों की स्कूलिंग बेहतर हो रही है, इसमें जलन किस बात की है? ये करते ना एक मिसाल जाके केपी में 1 मेगावाट नहीं है बना सकते। पीडो की करप्शन देखें, इनका अपना जो एहतसाब भी हो रहा है उसकी हालत देखें। जनरल हामिद को
अच्छा चलें ठीक है, अब आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपको इतना टाइम दिया। दानिश साहब अच्छा ये जानना ही चाह रहे हैं कि आपका मीडिया सेल भी क्या मरियम साहिबा ही चला रही है, क्योंकि इस हवाले से भी काफी खबरें थी कि मरियम साहिबा जो है वो मुस्लिम सब लीग का कुछ वो मीडिया चला सेल रही है, वन एंड ऑल। वहाँ पर जी बिल्कुल एक थिंक टैंक मौजूद है, हम सारे लोग बैठते हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। वहाँ पर फरेज रशीद साहब तकरीबन रोजाना आते हैं और जो इंफॉर्मेशन की मीटिंग्स हैं उनका पूरा तो फिर क्या आने वाले दिनों में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होंगी वो मुस्लिम लीग की? आप मुकम्मल नहीं होने देंगी तो फिर उसमें आपके नाज़रीन को क्या पता चलेगा? जी कोई फायदा है? आपका पॉइंट दानिश साहब आ जाता है तो फिर मैं अगला सवाल करती हूँ। चले बोले आप आज जब मैं दोबारा सवाल पूछ देती हूँ तो आप प्लीज मुझे मुकम्मल तो करने दें। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो थिंक टैंक का काम है वो है इनोवेट करना, वो है बेस्ट प्रैक्टिस देखना, रिसर्च करना, एविडेंस लाना सामने, सर्वे रिसर्च देखना, मुख्तलिफ मिसालें देखनी, उसमें देखना कि कहाँ सुखम है, और फिर जो डे टू डे लाइन मैनेजमेंट है उनको गाइड करना और उनकी बेहतरी के लिए तजवीज़ें देना। उसके बाद वो अडॉप्ट होती है नहीं होती है वो तो कैबिनेट का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है या मिनिस्ट्री का काम है, लेकिन जहाँ जहाँ हुई है वहाँ बेहतर वाज़ेह फर्क पड़ा है। वैसे मैं वाकई इम्प्रेस्ड हो रही हूँ मरीम नवाज साहिबा से, क्योंकि हर फील्ड में वो इतना अच्छा इस वक्त काम कर रही है ना। मैं महमूद रशीद साहब आपकी तरफ में आऊंगी, आप क्या समझ रहे हैं कि हमजा शहबाज भी एक कैंडिडेट है इनके और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा, आपको क्या लगता है कौन सा पार्टी के लिए बेहतर है? देखिए भले सारे कैंडिडेट हों जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक ये उन्हें इलेक्ट करवा दे, हमजा को करवा दे, मरियम को करवा दें और वो आके ये सारे काम करें। मुझे तो हंसी आ रही थी दानियाल अजीज जो बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी पार्टी जो कहती है कि हम पाकिस्तान की खालिक जमात है, भांज हो गई है कि कोई इसके अंदर लीडर नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन है मरियम नवाज का पीएमएलएन के अंदर, मुस्लिम लीग के अंदर उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं समझता हूं ये भांज लोगों की पार्टी है कि जो ये एक बच्ची के ऊपर बैठ के ये सारा कह रहे हैं वाह जी बल्ले बल्ले, क्या खूबी है उसमें सवाए इसके को मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। इसके अलावा मुझे बताएं कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या सर्विसेज हैं, क्या कुर्बानियां हैं, और फिर आज जो इशू चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर मरियम नवाज तो उसका मेन मरकजी किरदार है। ये किस तरह से इलेक्ट हो सकती हैं, ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हैं? ये वहां पर उनकी जो है जो ऑफशोर कंपनी है उसके अंदर वो ट्रस्टी हैं, उसकी हिस्सेदार हैं। पॉइंट आपका आ गया, बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। दानिश अजीज साहब, महमूद रशीद साहब और सेनेटर आजिज धामरा साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अभी यहाँ खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।